नमस्कार दोस्तों, जेनिथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है डाइस। अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सारी क्लासों को आप लोग रिवाइज करते रहिए और जितनी भी क्लासें आपको ऑनलाइन दी जा रही हैं सबको प्रॉपर क्लास की तरह नोट्स बनाते हुए, एक एक चीज़ों को समझते हुए, आराम से चीज़ों का प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आराम से चलना, जैसे हम क्लासरूम में सीखते थे, सेम उसी पैटर्न पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है डाइस। सबसे पहले समझते हैं कि डाइस होता क्या है। तो डाइस एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं आकृतियां जो होती हैं वो तीन शेप की होती हैं। एक होती है 1 डायमेंशन, एक होती है 2 डायमेंशन, एक होती है 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में कौन कौन सी आकृति आती है? जिसको एक विमीय आकृति बोलते हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी केवल एक बीमा मेजरमेंट के योग्य होती है, जैसे मान लीजिए रस्सी हो गई। रस्सी को हम लोग मीटर में मापते हैं कि उसकी एरिया और आयतन निकालते हैं, क्योंकि रस्सी की लंबाई की तुलना में चौड़ाई और मोटाई दोनों बहुत कम होती है, तो इसलिए वह एक विमीय आकृति होती है। 2 डायमेंशन में कौन सी आकृति आती हैं? जितने भी हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं फिगर्स, जैसे सर्किल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, जितने भी 2 डायमेंशन जिसका एरिया निकलता है वो होती है 2 डायमेंशन की आकृति। लेकिन हम लोग जो ये डाइस पढ़ने वाले हैं, डाइस 3 विमीय आकृति होती है, मतलब जैसे आप क्यूब और क्यूबाइड, लाइक दिस। आइए समझते हैं सबसे पहले डाइस के थोड़ा सा नेचर के बारे में समझेंगे। हम लोग रीजनिंग में किस प्रकार के डाइस को पढ़ने वाले हैं इसको सबसे पहले समझते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि डाइस 2 प्रकार से इसको बांटकर समझा जाता है। एक होता है आपका मानक पासा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है आपका साधारण पासा जिसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो अब इन जो चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो, इन दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले पासे में क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है लेयर, कि किसी भी डाइस में लेयर कितनी होती है। तो दोस्तों, किसी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं। 6 सतहें कैसे होगी? जैसे ये एक डाइस है तो एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, एक सतह इसके नीचे होगी, एक सतह 3 के सामने होगी और एक सतह आपकी 2 के पीछे होगी। टोटल 6 सतहें होती हैं। मगर अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं तो ओपन करके भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं इस डाइस को ओपन करके थोड़ा सा देखूं तो इस डाइस की कुछ कंडीशन, ये 6 सतहें होती हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज और बात ध्यान रखना है कि किसी भी डाइस की जो 6 सतहें होती हैं, जैसे ये मान लीजिए एक डाइस है तो आप देखेंगे 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह, टोटल 6 सतह। प्रत्येक सतह की 4 संलग्न सतह होती है। जैसे ये सतह है, इसकी 4 संलग्न सतह है। संलग्न सतह का मतलब इस सतह से जुड़ी हुई सतह। जैसे इस सतह से कौन सी सतह जुड़ी है? ये वाली भी जुड़ी है, ये वाली भी जुड़ी है, ये वाली भी जुड़ी है, ये वाली भी जुड़ी है। तो मतलब कोई भी एक सतह लेंगे उसकी 4 संलग्न सतह होंगी, और एक सतह जो इससे नहीं संलग्न होगी वो इसकी विपरीत सतह होती है। तो ये बात हमेशा माइंड में रखना है कि किसी भी सतह की 4 संलग्न सतहें होंगी और बची हुई सतह विपरीत सतह होगी। कोई भी सतह आप ले लीजिए। अगर मैं इस सतह की बात करूं तो इस पूरी सतह से आप देख रहे हैं ये वाली सतह भी जुड़ी हुई है, ये वाली भी जुड़ी है, ये वाली भी जुड़ी है, ये वाली भी जुड़ी है, लेकिन नीचे वाली सतह इस सतह से नहीं जुड़ी है और ये इसकी विपरीत सतह है। तो हमको एक बात समझ में आ जाती है कि किसी भी डाइस की 2 विपरीत सतहें कभी भी संलग्न सतहें नहीं हो सकती हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में हमेशा बना के रखना है। उसके बाद आती है कोर। तो दोस्तों, कोर की संख्या टोटल होती है 12। कोरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 12 होती है। अब समझते हैं कोर की संख्या टोटल 12 कैसे होती है। जैसे ये आपका सपोज करते हैं यार डाइस है। अब यहाँ पर देखो आप, तो ये देखो 1 कोर हो गई, 2 कोर हो गई, 3 कोर, 4 कोर, 4 हो गई। उसके बाद 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। फिर देखो 9 हो गई, 10 हो गई,
11 हो गई, 12 हो गई, टोटल 12 कोरें होती हैं। और देखो किसी भी कोर का निर्माण दो सतहों के मिलने से होता है। देखो यहाँ पर दो सतहें ऐसे मिल रही हैं तो इस एक कोर का निर्माण हो रहा है। उसके बाद आते हैं कार्नर। कार्नर टोटल कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्नर होते हैं। तो ये चीज़ें सभी के लिए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस है चाहे नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ये चीज़ ध्यान रखना है। सतह की संख्या 6, कोर की संख्या 12, कार्नर की संख्या 8। सतह में क्या ध्यान रखना है कि किसी भी एक सतह के संलग्न में 4 सतहें होती हैं और एक सतह उससे जो संलग्न नहीं होती है वही विपरीत सतह होती है। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी दो विपरीत सतहें संलग्न सतहें नहीं हो सकती हैं। अब आइए थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में समझते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। तो मानक पासा और साधारण पासा ये पहचाना कैसे जाएगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मानक पासा, और सबसे पहले मानक पासा डालेंगे हेडिंग और इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों मानक पासा क्या होता है? ऐसा डाइस जिसकी संलग्न सतहों का योग 7 ना हो तथा प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। ये चीज मस्ट है कि ऐसा डाइस जिसकी संलग्न सतहों का योग 7 ना हो। जैसे मैं इस डाइस को बोलूं कि ये डाइस कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि सर अगर एक में 3 जोड़ा जाए तो ये 7 के बराबर नहीं है, अगर 2 में 3 जोड़ा जाए तो ये भी 7 के बराबर नहीं है, अगर 1 में 2 जोड़ा जाएगा तो भी ये 7 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो मानक पासा ऐसा पासा होता है, मानक पासा के लिए हम लिख सकते हैं जिसमें प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो। प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो। सतह का योग 7 हो तथा किसी भी संलग्न सतह का योग 7 ना हो, का योग 7 ना हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर जब प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होना मस्ट है, ये मानक पासा की एक स्पेसिफिकेशन है, तो इसका मतलब हम 1 के विपरीत वाली सतह बोल सकते हैं 6 होगा। 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो हम बोल सकते हैं कि 2 के विपरीत वाली सतह होगी 5, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो आप कह सकते हैं 4 होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 7। 1 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7। 2 और 5 को भी जोड़ेंगे तो आपस में कितना मिलेगा? 7। तो दोस्तों एक चीज माइंड में आ गई कि सर अगर विपरीत सतहों का योग 7 है, मतलब उस डाइस के प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक का ही अंक होना चाहिए, उससे अधिक अंक नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी हमें पासा पहचानने के लिए आपसे बोल दिया जाता है तो आपको कैसे ये चीजें पहचानना है, ये तुरंत डिसाइड करना है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे पहचानना है। सबसे पहले हम लोग पहचानना सीखते हैं। अच्छा, साधारण पासा क्या होगा? जो पासा मानक पासा ना हो वो साधारण पासा होगा, जाहिर सी बात होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर मैं कुछ प्रक्षेप लिख दूं, ये कोई प्रक्षेप है, अब इन प्रक्षेपों में हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं 1 से 6 तक के अंक किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो आपका
कोई भी सिंबल रूप में हो सकता है, रोमन अंक में हो सकता है, या डायरेक्ट नंबर रूप में हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ आकृतियां दे दी गई हों। जैसे मान लो एक सतह पर 2 बॉल बना दे, एक सतह पर 1 बॉल बना दे, एक सतह पर 5 बॉल बना दे, कुछ भी हो, लेकिन उसकी संख्या 1 से 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, केवल 1 और 6 तक ही रहेगी। तो अब यहां पर अगर हमें डिसाइड करना हो कि कौन सा पासा कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को देखते हैं कि अगर इस डाइस का नेचर देखा जाए तो क्या किसी भी संलग्न सतह का योग 7 मिल रहा है? क्या 5 में 4 जोड़ा जाए तो क्या ये 7 के बराबर होगा? उत्तर आया नहीं। क्या 4 में 6 जोड़ा जाए तो ये 7 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रत्येक संलग्न सतह का योग 7 नहीं मिल रहा है। आप कोई भी ले लो, चाहे 5 में 4 जोड़ लो, चाहे 6 में 4 जोड़ लो, चाहे 5 में आपका 6 जोड़ लो, कोई भी संलग्न सतह का योग 7 नहीं मिल रहा है। तो हमारे माइंड में क्या बात आ गई कि सर ये तो मानक पासा है, क्योंकि किसी भी संलग्न सतह का योग 7 नहीं है और एक ही प्रक्षेप है, इसका मतलब ये क्या होगा? मानक पासा होगा। और जब मानक पासा है तो हमको पता है मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत होगा 2, 6 के विपरीत होगा 1 और 4 के विपरीत क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, इस लास्ट वाले में बताओ। तो लास्ट वाले में आप कहेंगे सर सब कुछ तो अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन 4 में 3 जोड़ेंगे तब तो ये 7 के बराबर मिल जा रहा है। और जब 4 में 3 जोड़ने पर एक वैल्यू 7 आ गई, संलग्न सतह का योग 7 मिल गया, तो ये कभी मानक पासा नहीं हो सकता। ये कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। अंडरस्टूड? तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब ये जो दोनों पासे हैं, इन दोनों पासों को अगर हमें पहचानना हो कि ये पासे कौन से हैं, साधारण हैं या फिर मानक हैं, तो पहले वाले को भी आप देखिए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 से 6 तक की संख्याएं किसी भी रूप में हो सकती हैं, जरूरी नहीं हो केवल इसी नंबर में हो। ये रोमन में हो सकता है, कुछ सिंबल हो सकते हैं, लेकिन नंबरिंग उनकी 1 से 6 तक ही होगी। अब यहां पर देखिए, क्या किसी भी संलग्न सतह का योग 7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मतलब ये भी क्या है? मानक पासा है। और इस वाले में देखेंगे तो डियर, अगर 1 से 6 तक के अंक के अलावा कुछ भी आपके डाइस के प्रक्षेप पे लिखा गया हो तो बिना सोचे समझे आपको मारना है साधारण पासा। तो यहां पर क्या हम 7 वाली कंडीशन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? क्या हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सतह का योग 7 मिलेगा? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब सोचना ही नहीं है। ये कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। तो उम्मीद है डाइस पहचानना आप लोग जान गए होंगे। डाइस में डाइस का कोई भी प्रक्षेप दिया गया हो, एक चीज और आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, डाइस हमेशा कार्नर से लिया जाता है। जैसे यहाँ से इस कार्नर से अगर हम देखें तो इस कार्नर का निर्माण 3 सतहों के मिलने से हुआ है। तो मतलब इससे जब प्रक्षेप लिया जाएगा तो हमें ऊपर वाली, ये साइड वाली, इस साइड वाली, ये 3 सतहें दिखती हैं और यही ये प्रक्षेप बनता है। समझ गए ना? और चूंकि प्रक्षेप कार्नर से लिया जाता है और कार्नर की संख्या टोटल 8 होती है, इसलिए किसी भी डाइस का अधिकतम 8 प्रक्षेप खींचा जा सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रक्षेप जो लिया जाता है हमेशा कार्नर से लिया जाता है। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अगर इतनी बात समझ गए हैं तो आपको 2 यहां पर आकृतियां दे रहा हूं, इन दोनों आकृतियों की पहचान करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है फर्स्ट नंबर कौन सा डाइस है और सेकंड नंबर। आपको पहचान करना है कि कौन सा डाइस किसके अंतर्गत आएगा। ये आपका है, फर्स्ट वाला है, कुछ इस प्रकार से है, और सेकंड वाला आपका है, ये 2 क्वेश्चन आपके पास है। दोनों का आंसर आप नंबरिंग करके डालेंगे। सेकंड वाला है आपका इस प्रकार से।
तो हमें इन दोनों में कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि कौन सा डाइस कैसा डाइस होगा। तो आते हैं फिर अब अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम मानक पासा की बात करते हैं। मानक पासा में आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, तो आप कहेंगे कि सर हमें एक बेसिक चीज़ पता चल गई है कि मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होगा और इसी कॉन्सेप्ट का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों अगर पेपर में केवल डाइस का एक प्रक्षेप दिया गया हो, मतलब एक से अधिक प्रक्षेप नहीं दिया गया हो, तो उसे हम सामान्य रूप से मानक पासा मानकर ही सॉल्व करते हैं। अगर विपरीत सतहें पूछी गई हैं तो पहचान करने के लिए दिया गया हो तब हम 7 वाला दिमाग लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर दिया जाए कि अगर कोई प्रक्षेप है, ये मान लो कोई प्रक्षेप है, ये कोई प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप में अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रक्षेप में आप देख रहे हैं टोटल नंबरिंग है ना, और टोटल नंबरिंग को अगर ध्यान दिया जाए तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत आप कह सकते हैं कि सर 4 के विपरीत हो जाएगा 3। अगर मैं कहूं कि 6 वाले गोलों के विपरीत क्या होगा, तो 6 वाले गोलों के विपरीत हो जाएगा 1। अगर मैं कहूं 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी आप कहेंगे कि सर 2 गोल आएगा। ये हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि 1 से 6 तक की कंडीशन होनी चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, तो हमें हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्या है, मानक पासा है। क्या है भैया, मानक पासा। अंडरस्टूड। और कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर कभी कभी ना एग्जामिनर आपको परेशान करता है, एग्जामिनर वाली बात याद होगी आपको। अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, वो कहेगा कि बच्चा एक प्रक्षेप वाला कंडीशन समझ गया है, अब हमें बच्चे को कंफ्यूज करना है। जैसे उसका मन हुआ तो उसने 2 प्रक्षेप दे दिया, और दोनों प्रक्षेप की कंडीशन कुछ ऐसी रखी, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बताइए 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 2 के विपरीत सतह। तो डियर इसको थोड़ा सा हम प्रक्षेप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 5 4 6 कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जानना यह जरूरी है कि यह प्रक्षेप जो दिया गया है यह साधारण पासे का है या मानक पासे का है। तो आप कहेंगे सर मानक पासे का, क्यों, क्योंकि किसी भी संलग्न सतह का योग किसी भी प्रक्षेप में 7 नहीं मिल रहा है, और 7 नहीं मिल रहा है मतलब ये मानक पासा है। इसको साधारण पासे वाले का जो 3rd नियम होता है उसको हम अभी साधारण पासे में समझेंगे, उस नियम से कतई नहीं सॉल्व करेंगे। तो हमें इतना ध्यान रखना कि यार अगर किसी भी 2 संलग्न सतहों को लिया जाए और इनका योग देखा जाए 7 के बराबर नहीं है, किसी का भी संलग्न सतह का योग 7 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 2 के विपरीत होगा 5। फिर इसे मानक पासा मान करके ही सॉल्व किया जाता है। ये दिमाग कतई नहीं लगाएंगे कि अपर के विपरीत अपर होगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा। ये दिमाग हम लोग कब लगाएंगे, ये अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। लेकिन अगर किसी संलग्न सतह का योग 7 नहीं है तो ये केवल आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको लगाना कैसे है कि वही नियम कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा, यानी 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। तो उम्मीद है मानक पासा की कंडीशन आप समझ गए होंगे। मानक पासा में ध्यान क्या देना है कि किसी भी 2 सतहें जो विपरीत हैं उनका सम कितना होगा, 7, और संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संलग्न सतह का योग 7 हो गया तुरंत वो पासा गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं पासे का प्रक्षेप आपके सामने दे दूं, आपसे केवल ये पूछूं कि ये बताओ ये किस पासे का प्रक्षेप है, जैसे पहला प्रक्षेप दे दिया 1 2 3, दूसरा दे दिया 4 3 5, आपसे पूछूं कि बताओ ये किस पासे का प्रक्षेप है, तो आपके माइंड में तुरंत जाना चाहिए कि सर इस वाले में तो किसी भी संलग्न सतह का योग 7 नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे वाले प्रक्षेप में 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है।
मतलब ये मानक पासा नहीं होगा, ये साधारण पासा होगा। तो पासा का कोई भी प्रक्षेप दिया गया हो, पहचानने के लिए ये ध्यान रखना है कि संलग्न सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए और प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 होना मस्ट है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो आइए फिर उसके बाद आते हैं साधारण पासा पर। तो साधारण पासा में आप जानते हैं कि जो पासा मानक पासा नहीं होगा वो साधारण पासा होगा, मानक पासा की स्थितियों को जो फॉलो ना करे। तो साधारण पासा में हमें समझना क्या है, साधारण पासा। देखो दोस्तों, हम आपको साधारण पासा की 3 स्पेसिफिक कंडीशन बताने वाले हैं। इन तीनों कंडीशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये केवल 2 प्रक्षेपों पर आधारित होती है और आपको प्रक्षेप चाहे 3 दे दिए गए हों, 4 दे दिए गए हों, चाहे जितना क्वेश्चन में दिया जाए, आपको उसमें नहीं जाना, हमें अपने काम वाला प्रक्षेप लेना है। और इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें उस नियम को इंपॉर्टेंस देना है जिस नियम से हमारा सभी सतहों का विपरीत सतह हमें पता हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, पहली चीज तो साधारण पासा पहचानेंगे कैसे? किसी भी पासे की अगर किसी भी संलग्न सतह का योग 7 हो गया तो वो हो जाएगा साधारण पासा, या जो पासा मानक पासा की मानकताओं को पूरा ना करे उसे साधारण पासा कहेंगे। ठीक है ना? तो आइए इसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी जब 2 प्रक्षेप में एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो। जैसे ये कोई डाइस है, ये कोई डाइस है और इस डाइस में अगर कोई एक सतह कॉमन हो गई हो, डाइस का ये 2 प्रक्षेप है, इतना ध्यान रखिएगा। इस 2, अच्छा ये 2 डाइस है क्या? अगर किसी के माइंड में ही गया कि सर ये 2 डाइस है, कभी भी किसी प्रश्न में चाहे जितना प्रक्षेप दिया गया हो, और अगर माइंड में गया सर ये तो 2 डाइस है, सॉल्व कर लेते हैं, तो पहली चीज ये एक डाइस है, एक ही डाइस का अलग अलग कार्नर से लिया गया प्रक्षेप है। तो अब समझिएगा डियर, अगर 2 ऐसे प्रक्षेप हों जिसमें एक सतह कॉमन हो, तो हम क्या करते हैं, हमें इस कॉमन वाली सतह से क्लॉकवाइज दिशा में चलना होता है। जैसे फर्स्ट वाले प्रक्षेप में अगर हम देखें तो एक कॉमन था, 1 से क्लॉकवाइज में गए तो 3 मिलेगा, 3 से क्लॉकवाइज में गए तो 6 मिलेगा। इस प्रकार से लिख लेना, लिख लिए। अब इसमें भी कॉमन सतह से ही चलना, इतना ध्यान रखना है। 1 था, 1 से चले तो कितना मिला? 5 मिला, 5 से चले तो कितना मिला? 2 मिला। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता दो, ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? सॉरी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो अगर किसी संलग्न सतह का योग 7 मिल गया मतलब वो साधारण पासा होता है, मानक पासा नहीं होता है। तो अगर 2 प्रक्षेप में यहां पर एक सतह कॉमन मिल गई है तो हम कॉमन विपरीत हिडन रूल चलेंगे। इसी रूल को क्या बोलते हैं? कॉमन विपरीत हिडन रूल। हिडन रूल, ये चीज ध्यान रखेंगे। मतलब जो कॉमन वाली सतह होगी और जो एक सतह जो इन दोनों प्रक्षेपों में नहीं दिख रही है, इसमें 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, लेकिन 4 इन दोनों प्रक्षेपों में नहीं है, तो मतलब कॉमन वाले के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। ये चीज ध्यान रखना है। और जो सतह जिस सतह के नीचे पड़ेगी वही आपस में क्या होती हैं? विपरीत सतहें होती हैं। मतलब 3 के विपरीत होगा 5 और 6 के विपरीत होगा 2। मतलब आप लिख सकते हैं कि सर 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत होगा 5 और 6 के विपरीत होगा 2। तो अब यहां पर एक चीज और आप समझ सकते हैं कि अगर ये मानक पासा होता तो प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता, लेकिन 4 में 1 जोड़ेंगे तब तो 5 हुआ। तो ये मानक पासा हुआ कहां से? साधारण पासा हुआ कि नहीं?
तो सब मिलाकर के हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हमें डाइस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट नियम क्या ध्यान रखना है कि चाहे जितना प्रक्षेप दिया गया हो, दो ऐसे प्रक्षेप लेना है जिसमें एक सतह कॉमन हो और इस कॉमन वाली सतह से क्लॉकवाइज दिशा में चलना है और इसी प्रकार से नोट करते जाना है। जो सतह जिस सतह के नीचे पड़ेगी वो आपस में विपरीत सतहें होंगी और जो सतह दोनों में कॉमन होगी और एक सतह जो इन दोनों में नहीं दिख रही होगी वही आपस में क्या होंगी, विपरीत। दोनों में कॉमन क्या थी, एक, और कौन सी सतह दिख नहीं रही थी, चार ना इसमें था ना इसमें था, तो एक के विपरीत क्या होगा, चार। ऐसा काहे के लिए हुआ अब समझना। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी डाइस की टोटल 6 सतहें होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद हमने बताया था कि प्रत्येक सतह की 4 संलग्न सतहें होती हैं। मतलब इस सतह से ये भी सतह जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है। एक ही सतह होगी जो इस सतह से जुड़ी हुई नहीं है और ये सतह इस सतह की विपरीत सतह होती है। तो अगर आप सोचिए एक के संलग्न में 3 और 6 आ रहा है, एक ही के संलग्न में 2 और 5 आ रहा है, तो एक के संलग्न में कितनी सतह हो गई, 2 5 3 6, 4 सतह हो गई नहीं हो गई। तो पचमी जो बच रही विपरीत सतह होगी कि नहीं होगी। समझ गए ना लॉजिक कहाँ से आया। तो रटने की कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर ले जाओगे। तो इतना ध्यान रखना है, इसी नियम को कहते हैं कॉमन विपरीत हिडन का रूल। अब आइए फटाफट क्वेश्चन करते हैं इस पर। दोस्तों प्रक्षेप चाहे जितना दे दिया जाए, आपको डियर कुछ नहीं करना है, और ये पहला जो नियम है ये सबसे स्पेसिफिक नियम है। इसी नियम को आपको, तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको और बता दें कि अभी जितनी चीज़ें आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस से पेपर आपका जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। जो भी डाउट होगा उस चीज़ को आपको पूछना है और सारी सीट सॉल्व करना है। उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। समझ गए ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई प्रक्षेप दे दिया गया, कुछ भी प्रक्षेप हो सकता है, जैसे इसमें हमने दे दिया $@, सेकंड हमने दे दिया दूसरा प्रक्षेप इसी में $1B, और तीसरा एक प्रक्षेप हमने दे दिया, तीसरा प्रक्षेप एक दे दिया हमने आपका C है, और उसके बाद आपका हो जाएगा एक है B है। अब ये बताइए, अगर 3 प्रक्षेप दे दिया गया हो तो परेशान नहीं होना है, हमें केवल 2 प्रक्षेप का काम है हमेशा। और फर्स्ट नियम ही आपको हमेशा लगाने का प्रयास करना है। डियर फर्स्ट नियम ऐसा नियम है जिसमें आपको सभी सतहों का विपरीत जोड़ा प्राप्त हो जाता है। आपको कितना भी प्रक्षेप दिया जाए, 2 ऐसे प्रक्षेप ढूंढना जिसमें एक सतह कॉमन हो। तो जैसे हम अगर फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में हमें एक लेयर कॉमन मिल रही है @ क्या मिल रही है, @ तो @ मिल रहा है। तो अगर इसमें कॉमन वाली सतह से क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, @ से चले तो क्या मिलेगा, $, से चलेंगे तो क्या मिलेगा, हैज। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। सेकंड वाले में चलते हैं, @ से चलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, B। तो ये तो हो गया। अब हमको पता है जो सतह जिस सतह के नीचे पड़ी वो आपस में विपरीत सतह हो गई। अब @ के विपरीत कौन होगा, वो अगले प्रक्षेप में हमको दिख रहा है कि एक और सतह है जिसका नाम है C, जो इन दोनों प्रक्षेपों में नहीं दिख रही है। और हमको पता है कि इन दोनों प्रक्षेपों में जो कॉमन सतह होगी उसके विपरीत वही सतह होगी जो इन दोनों में नहीं दिख रही है। तो @ के विपरीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। फर्स्ट नियम क्या है कि अगर 2 प्रक्षेप ऐसे हों जिसमें एक सतह कॉमन हो तो कॉमन वाली सतह से क्लॉकवाइज दिशा में चलना है और इसी प्रकार से नोट करते हुए जाना है। जो सतह जिस सतह के नीचे पड़ेगी वो आपस में विपरीत सतह होंगी, और जो एक कॉमन सतह है वह होगी एक जो सतह इसमें नहीं दिख रही है उसके, मतलब कॉमन विपरीत हिडन। कॉमन वाली सतह हिडन वाली सतह के विपरीत होगी। हिडन मतलब किसमें हिडन, ये दोनों जो नहीं दिख रही है। गदादास और कहीं नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। आइए समझते हैं और आगे बात।
तो ये फर्स्ट नियम था। इस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सेकंड नियम आपका है कि यदि दो प्रक्षेप में दो सतह कॉमन हो, इसका क्या मतलब है डियर? अगर दो ऐसे प्रक्षेप दे दिया जाए, 2, 4, 6 सेकंड दे दिया जाए, 2, 5, 6, दो ऐसे प्रक्षेप प्राप्त हों जिसमें दो सतह कॉमन हो, जैसे इसमें भी 2 और 6 है, इसमें भी 2 और 6 है। तो अगर दो सतह कॉमन है तो बची हुई सतह आपस में विपरीत सतह होती है, मतलब 4 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि दो ऐसे प्रक्षेप हों जिसमें दो सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह आपस में विपरीत सतह होती है। ये बात ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? मतलब दो सतह कॉमन होगी तो बची हुई सतह आपस में क्या होगी? विपरीत सतह होगी। आइए इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर दिया जाए यहां पर ट्रायंगल लेते हैं, ये स्क्वायर हो गया, ये सर्किल हो गया। सेकंड वाले में लेते हैं, यहां पर आपका डॉलर हो गया, यहां पर आपका स्क्वायर हो गया, यहां पर आपका ट्रायंगल हो गया। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रही है? इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। तो मतलब जो बच रहा है वो आपस में क्या होगा? विपरीत। मतलब सर्किल के विपरीत क्या होगा? डॉलर होगा। इतनी बात समझ गए ना कि दो ऐसे प्रक्षेप हों जिसमें दो सतह कॉमन होगी तो बची हुई सतह आपस में विपरीत सतह होगी। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है इसको समझते हैं। यही अपना डाइस है, मान लेते हैं। अब यार देखिए, हमको ऐसे कार्नर से प्रक्षेप लेना है कि दो सतह कॉमन लेनी है। समझना, इस वाले कार्नर से प्रक्षेप लोगे तो ये वाली सतह दिखेगी, ये वाली दिखेगी और ऊपर वाली दिखेगी। ये तीनों दिखेगी ना। इस कार्नर का निर्माण इन्हीं तीनों सतहों से हो रहा है। अब हमें क्या करना है? ऐसा कार्नर लेना है जिसमें ये दोनों सतह कॉमन हो। तो ये नीचे वाला कार्नर हो सकता है, तो इसको ऐसे पलट देंगे। तो इस वाले से लेंगे तो ये वाली दिखेगी, ये वाली दिखेगी, लेकिन अब नीचे वाली नहीं दिखेगी, अब ऊपर वाली दिखेगी। तो अब देखो ना, वही जो सतहिया आपस में नहीं दिख रही है, मतलब ये दो तो कॉमन रहेगी ही, जो नहीं दिख रही है वो आपस में है क्या? ये दोनों विपरीत सतह हैं। तो समझ गए ये नियम कहाँ से आता है? मतलब दो ऐसे प्रक्षेप हों जिसकी दो सतहें कॉमन हों तो बची हुई सतह आपस में विपरीत सतह होगी। अंडरस्टूड? अब ये तो सेकंड नियम हो गया। फर्स्ट नियम क्या था? जब एक सतह कॉमन होगी तो क्लॉकवाइज दिशा में चल करके हमें विपरीत सतह निकाल लेनी है। सेकंड नियम क्या था? कि जब दो सतह कॉमन होगी तो हमें क्या करना है? बची हुई सतह आपस में विपरीत सतह होंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना डियर, आपको जब भी प्रक्षेप दिया गया हो फर्स्ट नियम लगाने का प्रयास करना है। इससे हमारा बेनिफिट होता है। फर्स्ट नियम से हमें सभी सतहों का विपरीत सतह पता चल जाता है। समझ गए बात ना? अब आइए देखते हैं हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपका है कि अगर कोई भी प्रक्षेप कॉमन ना हो, सपोज दैट जब दो प्रक्षेप में कोई भी सतह कॉमन ना हो। इसका क्या मतलब है? अगर ये कोई सतह है P, Q, R, दूसरी कोई है B, C, D, क्या इन दोनों प्रक्षेपों में कोई कॉमन सतह मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आर्बिट्रेरी नियम बना है, स्वैच्छिक नियम। कैसे? इस अपर वाली सतह के विपरीत अपर वाली सतह होगी, इसके फ्रंट वाली सतह इसकी साइड वाले के विपरीत होगी और इसकी साइड वाली इसके फ्रंट के विपरीत होगी। ये बात ध्यान रखना है। अपर वाली अपर के, इसकी साइड इसकी फ्रंट, इसकी फ्रंट इसकी साइड में। मतलब आप कह सकते हैं कि सर Q होगा C के विपरीत, P होगा D के विपरीत और R होगा B के विपरीत।
ये नियमों का लगाना कब है? जब पहला और दूसरा लगेगा तब नहीं। फर्स्ट नियम में जब एक सतह कॉमन होगी तब इसी प्रकार से लगाना है, क्लॉकवाइज दिशा में चल करके। सेकंड नियम, जब दो सतह कॉमन होगी तो बची हुई आपस में विपरीत होगी, वो उस प्रकार से सॉल्व करना है। लेकिन जब दो प्रक्षेप ऐसे दिए गए और केवल द्विप्रक्षेप, और गलती से तीन प्रक्षेप दे दिया ना, तो ढूंढना कि पहला नियम और दूसरा नियम लग रहा है या नहीं। अगर दो या दो से अधिक प्रक्षेप दिया गया हो तो सबसे पहले उनमें से दो ऐसा प्रक्षेप चूज करना। हो सकता है पहला और तीसरा प्रक्षेप हो सकता है दूसरा और चौथा प्रक्षेप हो, मतलब दो ऐसे प्रक्षेप लेना जिसमें एक सतह कॉमन हो और फर्स्ट नियम लगाने का प्रयास करना। वो नहीं लगेगा तब सेकंड और थर्ड नियम की तरफ आपको बढ़ना है। समझ गए बात ना? अच्छा, इतनी बात हम आपको समझा दिए, खूब बढ़िया समझा दिए कि बचवा का ध्यान में रखिए। आपको ध्यान में रखना है कि जब एक सतह कॉमन होगी तो क्लॉकवाइज चल लेना है, और जब दो सतह कॉमन होगी तो जो बची हुई आपस में विपरीत होगी। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर दिया है 5, 8, 9, दूसरा दिया है 1, 3, 4, ये दो प्रक्षेप दे दिए गए हैं। तो अच्छा पहले बताओ, ये स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड? अगर किसी के माइंड में गया कि सर स्टैंडर्ड डाइस है तो पीटा जाएगा, ही बताओ जब इसमें एक सतह पर ही 8 आ गया, 9 आ गया है, तो विपरीत सतह का योग 7 मिलेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर ये तो खुद है 8 और 9 दिख रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस होगा बिना कुछ कहे। तो मतलब अपर के विपरीत क्या होगा? अपर। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोई भी सतह कॉमन इसमें नहीं मिल रही है। अपर के विपरीत अपर होगा, फ्रंट का इसका साइड होगा, इसका साइड इसका फ्रंट होगा। मतलब 8 के विपरीत क्या होगा? 3, 5 के विपरीत क्या होगा? 4, और 9 के विपरीत क्या होगा? 1। तो उम्मीद है ये थर्ड नियम भी आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? अच्छा, इतनी बात हम आपको समझाए थे। मान लो एग्जामिनर को पता चल गया और उसने क्वेश्चन दे दिया, कहा बच्चा तू तो बहुत जानकार हो गया है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 3, 1, 2, सेकंड है आपका 6, 5, 4, और आपसे पूछा गया है कि बताइए 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? कौन सी सतह होगी? और आपको यहां पर तो मैंने 3 पूछा है, आपको वीडियो यहीं पर पॉज करना है और कमेंट में इसका उत्तर लिखना है। समझ गए बात में? और दिमाग लगा के लिखना है। और अब मैं इसका सलूशन बता रहा हूं। दोस्तों, कई बार दो प्रक्षेप दे देता है ना जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी। देखो कोई है क्या? कोई नहीं है। तो हमारा माइंड क्या जाता है? थर्ड नियम की तरफ, कि अपर का विपरीत अपर कर दें, फ्रंट का साइड कर दें, साइड का फ्रंट कर दें। ऐसा कतई नहीं करिएगा। पहले माइंड में जाना चाहिए कि पासा है कैसा। ये देखो ना, मानक पासा है कि नहीं? किसी भी संलग्न सतह का योग 7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मतलब 3 के विपरीत कुछ सोचना ही नहीं है, 4 होगा, क्योंकि ये मानक पासा है, साधारण पासा नहीं है। समझ गए कि नहीं बात? तो इसका मतलब 3 के विपरीत हो जाएगा 4, 6 के विपरीत हो जाएगा 1, और 2 के विपरीत हो जाएगा 5, क्योंकि ये कैसा पासा है? मानक पासा है, ये साधारण पासा नहीं है। और मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूं यूपी SSSC में वीडियो और जूनियर असिस्टेंट में 2 बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? तीसरा नियम लगा देंगे, कहेंगे 1 के विपरीत 5 कर देते हैं, 3 के विपरीत 4 कर देते हैं, 2 के विपरीत 6 कर देते हैं। नहीं, हमेशा ये बात अपने माइंड में लगाना, कहीं मानक पासा वाली कंडीशन तो नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने साधारण पासा और मानक पासा का नेचर सीखा। मानक पासा में विपरीत सतहें कैसे निकाली जाती है उसके बारे में सीखा, और साधारण पासा में हमने तीनों कंडीशन सीखी। आज इस पर आपको क्वेश्चन समझना है। अगले वीडियो में हम लोग ओपन डाइस पर चर्चा करेंगे। क्लोज डाइस का जितना क्वेश्चन होगा आप करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप जरूर संपर्क करिएगा। और
जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसको प्रॉपर सॉल्व करना और जितनी चीज़ें बताई गई हैं प्रॉपर नोट्स बनाना। ओके डियर, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।